Good morning, students. I am Sonia, Assistant Professor History from Sakshi Malik Government College for Girls, Mokhra, रोहतक। स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का पतन। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें जो पहला राजवंश था वो दास था। इसने 1206 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की जाती है। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इस राजवंश ने इन पांचों राजवंशों में से सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की जाती है और ये 1412 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद लोधी वंश का शासन स्थापित होता है। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का 1526 ईस्वी में पतन हो जाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे मोहम्मद बाबर के द्वारा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया जाता है और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन केवल बाबर का आक्रमण ही दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण नहीं था। दिल्ली सल्तनत के पतन में अनेक कारण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, ये दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन। दिल्ली के लगभग सभी सुल्तान निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। प्रशासन संबंधित समस्त शक्तियां सुल्तान में ही केंद्रित होती थी। उन्होंने दैवीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत अर्थात डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप प्रस्तुत की, जिसके अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार स्वयं ईश्वर से प्राप्त हुआ है। उन्होंने जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर की प्रतिछाया शैडो ऑफ गॉड तथा नायबे खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड जैसी उपाधियां धारण की, जो उनके दैवीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत की पुष्टि करती हैं। वह अपनी प्रजा का स्वामी होता था। उनके जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का वह सर्वोच्च निर्णायक होता था। वह कानूनों और अधिकारों का एकमात्र आधार होता था। उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून बन जाता था। वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह उस पद के योग्य है या नहीं है, वह पद प्रदान कर सकता था और किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता था। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने अमीर वर्ग की शक्तियों को काफी कम कर दिया। बलबन ने तो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा गुट को समाप्त कर दिया था। उन्होंने उलेमा वर्ग की शक्तियों को भी कम करके यह दर्शाने का प्रयास किया था कि धर्म कभी राजनीति से ऊपर नहीं हो सकता। इन सभी सुल्तानों ने सेना के बल पर अपना शासन चलाया। उन्होंने कभी आम जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार का शासन तभी तक स्थिर रह सकता है जब तक केंद्र में कोई शक्तिशाली एवं योग्य शासक होता था। इसीलिए अयोग्य सुल्तानों के लिए ऐसे निरंकुश साम्राज्य पर नियंत्रण करना कठिन हो गया और दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। दिल्ली सल्तनत के पतन का दूसरा कारण है विशाल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का विस्तृत साम्राज्य भी इसके पतन का कारण बनता है। उड़ीसा, आसाम, नेपाल व कश्मीर को छोड़कर समस्त उपमहाद्वीप सल्तनत के अधीन था।
उस समय यातायात व संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जा सके। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने दक्षिण भारत में विजित प्रदेशों को अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया था। उन्हें केवल सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने व वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किया गया था। लेकिन जो बाद के सुल्तान हैं, वे अलाउद्दीन खिलजी की इस नीति का अनुसरण नहीं करते हैं और दक्षिण में विजित प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंत में अनेक विद्रोह होते हैं और बंगाल, सिंध, गुजरात, बहमनी और विजयनगर आदि राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। इन विद्रोहों ने दिल्ली सल्तनत की जड़ों को खोखला बना दिया और उसे पतन की ओर अग्रसर किया। इतिहासकारों का मत है कि यदि दिल्ली के सुल्तान दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करते और वे उत्तरी भारत पर ही अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करते तो उनका साम्राज्य स्थायी संभव हो सकता था। इस प्रकार जो दिल्ली सुल्तानों की साम्राज्य को विस्तृत करने की नीति थी, वो भी इसके पतन का कारण बनती है। तीसरा कारण है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार संबंधी कोई लिखित नियम प्रचलित नहीं थे। इसीलिए राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे। राज परिवार का प्रत्येक सदस्य सुल्तान बनना चाहता था। यही कारण था कि सुल्तान की मृत्यु के साथ ही राज सिंहासन प्राप्ति के लिए उसके पुत्रों, सगे संबंधियों में उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हो जाते थे। इसमें अमीर और सरदार भी राजगद्दी प्राप्त करने के उचित अवसर ढूंढते रहते थे और वो गुटों में विभाजित हो जाते थे। इल्तुतमिश के समय ताजुद्दीन यल्दौज तथा नासिरुद्दीन कुबाचा के विद्रोह गद्दी प्राप्त करने के लिए ही हुए थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रुकुनुद्दीन फिरोज सुल्तान बनता है, लेकिन उसका वध करके रजिया सुल्तान बन गई। इसके पश्चात रजिया का वध करके बैरामशाह गद्दी पर बैठता है। फिरोज और कयूमर्श का वध करके खिलजी वंश की स्थापना की थी और फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन गद्दी पर बैठता है। उत्तराधिकार संबंधी नियमों के अभाव में जो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां हुई, वे भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनती हैं। अगला कारण है सहिष्णुता का अभाव। दिल्ली के सुल्तानों की धार्मिक नीति भी सल्तनत के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुई। वे कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने हिंदुओं पर घोर अत्याचार किए। उन्हें बलपूर्वक इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, जिसे वे अपना भारी अपमान समझते थे। फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। उनके धार्मिक रीति रिवाज मनाने पर राज्य की ओर से अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हिंदुओं को कभी भी उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया गया। उन्हें सल्तनत में छोटे छोटे पद प्रदान किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो उन्हें इन पदों से भी हटाने का प्रयत्न किया। दिल्ली के सुल्तानों ने हिंदुओं के अनेक विख्यात मंदिरों को नष्ट किया और उन मंदिरों में रखी हुई उनके देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया। इस कारण हिंदू, जो भारतीय समाज का बहुसंख्यक वर्ग थे, वे दिल्ली सल्तनत के घोर शत्रु बने रहे। उन्होंने कभी सल्तनत के शासकों को दिल से स्वीकार नहीं किया। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि यदि वे हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाते तो वे हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत के पतन को टाल सकते थे। जिस प्रकार मुगल शासक अकबर ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई थी, जो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में निर्णायक साबित हुई थी, उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत को भी मजबूती प्रदान की जा सकती थी और इसको स्थायित्व दिया जा सकता था।
दिल्ली सल्तनत के पतन का अगला कारण है मोहम्मद बिन तुगलक की अव्यावहारिक नीति। दिल्ली सल्तनत के पतन में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों ने भी मुख्य भूमिका निभाई। उसे इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। उसका दिमाग सदैव नई नई योजनाएं बनाने और लागू करने में व्यस्त रहता था। उसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया। तत्पश्चात दोआब में कर वृद्धि की। जब उसकी ये दोनों योजनाएं असफल हो गई तो उसने खजाने को भरने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने का निर्णय लिया, परंतु उसने सांकेतिक मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया। जब लोगों ने अपने घरों में ही नकली सिक्के बनाने आरंभ कर दिए तो सुल्तान ने अपनी यह योजना वापस ले ली। इसके पश्चात उसने कई विजय अभियान भेजे जिसमें वह बुरी तरह असफल रहा। उसके कराचिल अभियान में उसके 1 लाख सैनिक मारे गए। सुल्तान की ये सब योजनाएं असफल रही और उसकी प्रत्येक योजना के कारण लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे सुल्तान के विरुद्ध होते चले गए। उसकी इन योजनाओं से जन साम्राज्य में अव्यवस्था फैली, वहीं आर्थिक हानि भी हुई। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक वर्ग में बड़ी संख्या में विदेशियों, गैर तुर्कों और गैर मुसलमानों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, जिसके कारण तुर्क वंश सुल्तान के विरुद्ध हो गई। सुल्तान द्वारा हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। इसी सहनशीलता की नीति के कारण उलेमा वर्ग उसके विरुद्ध हो गया। सुल्तान बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का भी था। कई बार वह क्रोध में आकर छोटे अपराधियों को कठोर दंड दे देता था। इन सब बातों का यह परिणाम हुआ कि साम्राज्य में स्थान स्थान पर विद्रोह आरंभ हो गई। एक के बाद एक प्रदेश स्वतंत्र होने लगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी असफल योजनाएं, जो उसकी जल्दबाजी व हठ का परिणाम थी, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बनी। अगला कारण है फिरोज शाह तुगलक का उत्तरदायित्व। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी में कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित की जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन के कार्य को और तीव्र कर दिया। वह बंगाल और साम्राज्य के अन्य भागों में होने वाले विद्रोहों का दमन करने में विफल रहा। उसने दक्षिण के उन प्रांतों को जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी को पुनः अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य प्रांतों को भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहन मिला। सुल्तान ने अमीरों के प्रति नरम नीति अपनाई, जिससे वे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार करके उसे काफी नरम बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चोर, डाकुओं और जनता में सुल्तान का भय समाप्त हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में घूसखोरी को स्वयं प्रोत्साहित किया। उसके काल में फैली भ्रष्टाचार के विषय में अफीफ ने लिखा है कि सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से 1 टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर दीवानी अर्ज से अपने घोड़े को पास करवा सके। फिरोज शाह का शासनकाल मध्यकालीन भारत में सबसे भ्रष्ट शासनकाल कहा जाता है। उसके युद्ध मंत्री यानी दीवाने आरिज इमादुल मुल्क बसीर के पास 13 करोड़ की संपत्ति थी, जो राज्य की 2 वर्ष की आय के बराबर थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दास प्रथा को दिया गया प्रोत्साहन भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण बना। वैसे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विकास में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन आदि सुल्तानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सभी सुल्तान दास वंश से संबंध रखते थे। इन्होंने सल्तनत को आंतरिक और बाहरी संकटों से सुरक्षा प्रदान की थी, परंतु यही प्रथा फिरोज तुगलक के शासनकाल में साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। उसके समय दिल्ली में रहने वाले दासों की संख्या 1,80,000 थी। इसमें से अधिकतर दास उच्च पदों पर नियुक्त थे। सुल्तान ने इनको अनेक अधिकार प्रदान किए हुए थे। इसके बावजूद ये दास स्वामी भक्त नहीं थे और अक्सर सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे।
इनसे जहां एक ओर राजमहल राजनीति का अखाड़ा बन गया, वहीं दूसरी ओर सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी भारी धक्का लगा। फिरोज शाह तुगलक उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने धार्मिक दृष्टिकोण में भी अधिकाधिक संकीर्णन होता चला गया और यहाँ तक कि एक तरह से वो धर्मांध बन गया। ने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए और अपने शासन को शरीयत के अनुसार चलाया। उसने अपने महल के ऐसे सारे चित्रों को नष्ट करने के आदेश दिए जिनमें मानव आकृतियां बनी हों एवं भोजन हेतु सोने व चांदी के बर्तनों के प्रयोग की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी अथवा जरीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र बने हुए वस्त्रों पर भी रोक लगा दी। उसके फिरोज की धर्मांधता का सबसे बुरा उदाहरण यह था कि उसने इस आरोप के आधार पर एक ब्राह्मण को खुलेआम जला दिया कि उसने अपने घर पर खुले तौर पर मूर्ति पूजा की, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने ही भाग लिया था, और उसने एक मुस्लिम महिला को हिंदू बना लिया था। उसने ब्राह्मणों से जजिया वसूल करने पर भी जोर दिया, जो उस समय तक इस कर से मुक्त रखे गए थे। दिल्ली के चारों नगरों के ब्राह्मणों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्सा का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया, अतः हिंदू उसके विरोधी हो गए। उसने सैनिकों की भर्ती भी पैतृक बना दी। इस कारण से सैनिकों की कार्यकुशलता और अनुशासन में कमी हुई। उसकी विदेश नीति भी बुरी तरह असफल रही। वह न तो आंतरिक विद्रोहों को दबा सका और न ही अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला सका। अतः दिल्ली सल्तनत के अनेक उत्तरी व दक्षिणी राज्य स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन आरंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत के पतन का अगला कारण है तैमूर का आक्रमण। में समरकंद के निकट ट्रांस आमू और शर नदियों के बीच का प्रदेश था के पास कैंच नामक स्थान पर हुआ। उसका पिता अमीर तुगाई था। वह चुगताई कबीले का प्रमुख था। तैमूर लंग की शिक्षा की व्यवस्था काफी उत्तम हुई थी। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि का स्वामी था। उसकी युद्ध शिक्षा की काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। एक युद्ध में लड़ाई के दौरान उसके पैर में चोट लग गई और वह लंगड़ा हो गया था, इसलिए वह इतिहास में तैमूर लंग के नाम से जाना जाता है। 33 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह समरकंद की गद्दी पर बैठता है। वह अपना संबंध चंगेज खां के साथ जोड़ता है और उसी की तरह वह क्रूर भी था। वह सिकंदर महान की तरह विश्व विजेता बनने का सपना देखता है और इसके लिए वह 1370 ईस्वी में अपना विजय अभियान शुरू करता है। उसने ईरान, मेसोपोटामिया, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान आदि अनेक प्रदेशों को विजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1398 ईस्वी में वह भारत पर आक्रमण करता है। उसके भारत आक्रमण की पूरी जानकारी हमें उसकी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी से मिलती है। अपनी आत्मकथा की शुरुआत वह कुरान की इस आयत से करता है कि ए पैगंबर, विधर्मियों से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। भारत पर हमला करने के संबंध में वह लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण का सबसे बड़ा कारण मात्र विधर्मियों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है। हालांकि वह धर्म युद्ध इसे बताता है, लेकिन भारत पर आक्रमण करने का उसका मुख्य उद्देश्य धन लिप्सा थी। उसने भारत की धन संपदा के बारे में काफी सुन रखा था और उसे वह प्राप्त करना चाहता था। जब उसके अमीर व सरदार इस आक्रमण के विरुद्ध थे तो वह उन्हें सम्मिलित करने के लिए या उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए धर्म युद्ध का नारा देता है और इसे जिहाद कहता है। मार्च अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर समरकंद से भारत पर आक्रमण के लिए रवाना होता है। वह झेलम नदी पार कर
तुलम्बा नामक स्थान पर अधिकार करता है। व्यास नदी के तट पर उसका पोता और काबुल का सूबेदार पीर मोहम्मद भी उससे आकर मिल जाता है। उसने भटनेर पर आक्रमण किया। यहाँ का किलेदार दूलचंद आत्मसमर्पण कर देता है। समरकंद से दिल्ली के बीच जितने भी प्रदेश हैं वह उन सब को विजित करता हुआ आगे बढ़ता है और उन्हें बुरी तरह से तबाह भी करता है। दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले वह लोनी नामक स्थान पर रुकता है। इस समय उसके पास 1 लाख युद्धबंदी थे, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। वह इन सभी 1 लाख युद्धबंदियों को मौत के घाट उतार देता है। वह इस घटना के संबंध में अपनी आत्मकथा में लिखता है कि हिंदुओं के सिरों से ऊंची ऊंची मीनारें बना दी गई और उनके शवों को पशुओं व पक्षियों के भोजन के लिए छोड़ दिया गया। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में वह दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश के कमजोर शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन था और मलुक इकबाल उसका प्रधानमंत्री था। तैमूरलंग 92,000 की विशाल सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण करता है, जिसमें नासिरुद्दीन महमूद पराजित होता है और वह गुजरात भाग जाता है। उसका प्रधान मलुक इकबाल बुलंदशहर भाग जाता है। अपनी दिल्ली विजय के बाद तैमूरलंग एक विशाल दरबार का आयोजन करता है और अपनी सेना को दिल्ली में कत्ले आम करने का आदेश देता है। जवान लड़के लड़कियों को वह बंदी बना लेता है और उन्हें अपना दास बनाता है। हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। वह भारतीय कारीगरों को अपने साथ ले जाता है। वह दिल्ली में 15 दिन तक कत्ले आम करता है और यहाँ की भारी धन संपदा अपने साथ ले जाता है। 1399 ईस्वी में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होते हुए वापस समरकंद लौट जाता है और इन जगहों को भी वह बुरी तरह लूटता हुआ और बेहिसाब लोगों का कत्ल करता हुआ जाता है। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण से अपार जन धन की हानि होती है। हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य की भावना बढ़ती है। भारतीय कला को भी हानि पहुंचती है, क्योंकि अनेकों भारतीय मंदिर उसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं। इसके अलावा उस समय दिल्ली की जल और वायु दोनों इतने प्रदूषित हो जाते हैं कि महामारी फैल जाती है। उसके द्वारा फसलों को जलाया जाता है और अन्न भंडारों को लूटकर नष्ट कर दिया जाता है, जिससे दिल्ली में भारी अकाल पड़ता है। इस प्रकार तैमूरलंग के आक्रमण के प्रभावों को दूर करने में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। वह जाते हुए खिजर खां को अपने विजित प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर जाता है। इस प्रकार जो तैमूरलंग के आक्रमण हैं वो दिल्ली सल्तनत के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला कारण है जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा भी दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बनी। सुल्तान उच्च अधिकारियों को नकद वेतन देने की बजाय जागीरें प्रदान कर देते थे। जागीरदार अपने पास सैनिकों की भर्ती भी करते थे। धन और सैनिक शक्ति के बल पर ये जागीरदार शक्तिशाली होते चले गए। उन्होंने सुल्तान की परवाह करनी भी बंद कर दी। वे अपने अपने क्षेत्रों में एक शासक की तरह व्यवहार करने लगे और अवसर देखकर वे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे या अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते थे। इस प्रकार जागीरदारी व्यवस्था से जहां साम्राज्य को आर्थिक हानि हुई, वहीं यह प्रथा दिल्ली के पतन में भी महत्वपूर्ण कारण सिद्ध होती है। दिल्ली सल्तनत के पतन का अगला कारण है मंगोल आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति से संबंधित थे। वे बर्बर और क्रूर थे, परंतु वीर योद्धा भी थे। मध्य एशिया की अशांत और अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर मंगोल नेता चंगेज खान ने मध्य एशिया के अधिकतर भागों पर
अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ख्वारिज़म साहब ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए थे। मंगोलों से पराजित होकर वह कैस्पियन सागर की तरफ भाग खड़ा हुआ। मंगोलों ने उसके संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप मंगोल राज्य की सीमा भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के अत्यंत निकट हो गई। मध्य एशिया पर अधिकार कर अब मंगोल भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगे। इनके आरंभिक आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट मचाकर धन प्राप्त करना था, परंतु कालांतर में ये तुर्कों को भारत से खदेड़कर अपनी सत्ता की स्थापना का सौपन देखने लगे। इन्होंने इल्तुतमिश से लेकर मुहम्मद तुगलक तक के शासनकाल में कई बार भारत पर आक्रमण किए। वे लूटपाट मचाते, आतंक फैलाते, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। दिल्ली सल्तनत को इनके आक्रमणों से सुरक्षित करना सुल्तानों के लिए हमेशा समस्या का विषय बना रहा। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली सुल्तानों ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए अनेक कार्य किए और वे इसमें काफी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मंगोल आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा में खर्च किया। इसके अलावा उनके अनेक सेनापति और असंख्य सैनिक भी मंगोलों से युद्ध करते हुए मारे गए। इसके बावजूद सुल्तान मंगोलों के आक्रमण को पूरी तरह रोकने में सफल नहीं हुए। इन आक्रमणों के कारण सुल्तान भी प्रजा की भलाई की ओर ध्यान नहीं दे सके। वे हमेशा मंगोलों के विषय में ही सोचते रहे। अतः मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत के पतन में हानिकारक सिद्ध हुए। अगला कारण है सैनिक दोष। दिल्ली सल्तनत की आधारशिला सुदृढ़ सैनिक शक्ति पर टिकी हुई थी। आरंभ में सभी सुल्तान एक शक्तिशाली सेना की भर्ती पर बल देते थे। इस शक्तिशाली सेना के आधार पर ही वे आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखते थे और साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार भी करते थे। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने अपनी सेना को सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्य किए थे, परंतु मुहम्मद तुगलक के विजय अभियानों तथा फिरोज शाह तुगलक की जागीरदारी प्रथा से दिल्ली सल्तनत की सैनिक शक्ति को भारी धक्का लगा। जागीरदारों के सैनिक सुल्तान के लिए न लड़कर अपने स्वामी के लिए लड़ते थे। युद्धों के समय एक साथ अनेक जागीरदारों से सेनाएं मंगवाई जाती थी, जिससे सेना में एकता नहीं बन पाती थी। परिणाम स्वरूप बड़ी से बड़ी सेनाएं भी न तो प्रदेश विजय कर पाई थी और न ही विद्रोहों को दबा पाती थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक पदों को वंशानुगत भी बना दिया था, जिसकी वजह से जो सैनिक हैं उनमें आलसीपन आया और उनमें अनुशासनहीनता की भावना भी पैदा हुई। इस प्रकार जो सैनिक दुर्बलता है या सेना में जो कमी आ गई, वह दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बनी। अगला कारण है दरबार में एकता का अभाव। दरबार में होने वाले अमीरों और सरदारों के षड्यंत्रों ने भी दिल्ली सल्तनत के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इल्तुतमिश ने प्रशासन को सही प्रकार से चलाने के लिए 40 सरदारों का गठन किया, जिसे चालीसा गुट कहा गया। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात चालीसा के सदस्य इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वे किसी भी व्यक्ति को गद्दी से उतार सकते थे और गद्दी पर बैठा सकते थे। बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने शक्तिशाली सरदारों का दमन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, परंतु वे इनकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप अमीर तथा सरदार अक्सर दरबारी षड्यंत्रों में लीन रहने लगे। रजिया और फिरोज शाह खिलजी की मृत्यु दरबारी षड्यंत्रों का ही परिणाम थी। इन षड्यंत्रों का लाभ उठाकर सूबेदार और दूर दराज के क्षेत्रों में अमीर सरदार अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करते रहते थे, जिससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। तुगलक वंश के पतन के पश्चात सुल्तानों की दुर्बलता। तुगलक सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के पतन का अगला कारण है सैयद व लोधी सुल्तानों की दुर्बलता। तुगलक वंश के पतन के पश्चात सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। इस वंश का संस्थापक खिजर खां था, परंतु इस वंश में कोई ऐसा योग्य एवं शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जो दिल्ली सल्तनत के पतन को रोक सकता। उनके शासनकाल में चारों ओर अशांति फैल गई। अमीरों और सरदारों के षड्यंत्र
पहले की तरह जारी रहे। परिणाम स्वरूप सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से उतारकर बहलोल लोदी ने गद्दी हथिया ली। लोदी वंश के 3 सुल्तानों बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी ने दिल्ली पर शासन किया। इनमें सिकंदर लोदी को छोड़कर सभी शासक अयोग्य थे। सिकंदर लोदी स्वयं एक धर्मांध व्यक्ति था। उसने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। इसके पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है। वह भी हठी, अभिमानी और उद्दंडी शासक था। उसके शासनकाल में दिल्ली की सीमाएं बहुत ही छोटी रह गई थी। उसके घंडी स्वभाव के कारण उसके दरबारी उसके विरुद्ध हो गए और वे बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन का अगला और आखिरी कारण है भारत पर बाबर का आक्रमण। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार था। वह 12 वर्ष की छोटी सी आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। वह अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में लिखता है कि काबुल की विजय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक वह निरंतर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का सौपन देखता रहा। भारत पर बाबर के आक्रमण के उद्देश्य थे। वह तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। काबुल, कंधार और बदखशां के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था और उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति भी उसके अनुकूल थी। इसीलिए वह भारत पर आक्रमण करता है। उसके द्वारा भारत पर 5 आक्रमण किए जाते हैं, जिसमें से 5वां आक्रमण लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के विरुद्ध था। वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी के साथ लड़ता है। इसमें बाबर विजयी होता है और लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजय का सामना करना पड़ता है। बाबर उसे मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के खंडरों पर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। लेनपुन कहता है कि पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए कब्र बन गया। इससे उनका राज्य नष्ट हो गया और उनकी शक्ति का सर्वथा दिल्ली सल्तनत के पतन में इस प्रकार ये विभिन्न कारण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। खराज, निश्चित कर, उपज से लिया जाने वाला राज्य का हिस्सा होता था। उसर, मुसलमानों की आय पर लगने वाला कर था। खिलत, समानार्थ दिए गए वस्त्र होते थे। जिहाद, धर्मयुद्ध को कहा जाता था। रैयत, किसान के लिए यूज किया जाता था। मजनिक, पत्थर फेंकने का यंत्र होता था। मुतसरिफ, ये शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाला व्यक्ति होता था। बैतुल माल, राजकोष को कहा जाता था। जवाबित, सरकारी कानून होते थे। कुस्क, महल को कहा जाता था। मिल्क, राजकीय अनुदान में प्राप्त भूमि होती थी। सरब, सिंचाई कर को कहा जाता था। सफा खाना अस्पताल कहलाता था। सिफा खाना अस्पताल होता था। सोनधर या तकावी अग्रिम ऋण होते थे। सवारे क्लब, सुल्तान के निजी सैनिक होते थे। मवास, सल्तनत की आज्ञा न मानने वाले क्षेत्र होते थे। सदका, दान को कहा जाता था। बलाहार, कृषि मजदूर होते थे। करोड़ी, खालसा भूमि से राजस्व संग्रह करने वाला व्यक्ति होता था। खालसा, शासक की व्यक्तिगत भूमि होती थी। जमादार खाना, शाही वस्त्र विभाग होता था। बंजारा, अनाज व्यापारी के लिए यूज किया जाता था। मुकद्दम, गांव का मुखिया होता था। खुत, गांव में राजस्व वसूल करने वाला व्यक्ति होता था। आलिम, विद्वान या शिक्षित वर्ग को कहा जाता था। टंका, यह इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का होता था और ये 175 ग्रेन का होता था। जित्तल, यह भी इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। यह तांबे का होता था और टंके का 48वां भाग होता था। ये दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। दरबारी षड्यंत्र इसके लिए कहां तक जिम्मेदार रही? दिल्ली सल्तनत के पतन में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की भूमिका दर्शाइए। क्या कमजोर उत्तराधिकारी सल्तनत के पतन में सर्वाधिक सहायक हुए? थर्ड क्वेश्चन है, तैमूर लंग कौन था? दिल्ली सल्तनत के पतन में उसकी क्या भूमिका थी?
फोर्थ है मंगोल कौन थे, दिल्ली सल्तनत के पतन में उनकी क्या भूमिका थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सतीश चंद्रा की दिल्ली सल्तनत, हबीब और निजामी की दिल्ली सल्तनत, रहीस सिंह की मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत, एस के पांडे की मध्यकालीन भारत। थैंक्स एवरीवन। यदि आपको टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप मेरे ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है soniaelawat084@gmail.com। थैंक्स अगेन।